संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। कैंसर की दवाएं और नमकीन अब होंगी सस्ती। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, गैलाथिया खाड़ी को किया प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित। 44,000 करोड़ रुपए से विकसित होगा बंदरगाह। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन आया सामने। अध्ययन में की गई आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था अध्ययन। करकुमा वंश की नई प्रजाति की हुई खोज। करकुमा उंगमेंसिस रखा गया है प्रजाति का नाम। नागालैंड में पाई गई है नई प्रजाति। भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मिशन मौसम को दी मंजूरी। मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान को देगा बढ़ावा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यक्तियों को राहत प्रदान करने तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सिफारिशें की। साथ ही परिषद ने जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी की समीक्षा करने तथा कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में कटौती करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन भी किया। बता दें कि जीएसटी परिषद ने 3 कैंसर दवाओं ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेकन, ओसीमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी। साथ ही परिषद ने कार सीट कवर पर कर को 18% से बढ़ाकर 28% किया, जिससे उन्हें मोटरसाइकिल सीटों के बराबर लाया जा सके। जबकि परिषद ने एक्सट्रूडेड नमकीन स्नैक्स पर कर को 18% से घटाकर 12% करने को भी मंजूरी दी। जानकारी के लिए बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। यह संघ और राज्यों को जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करती है। हाल ही में नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही नेपाल इस संगठन का 101वां सदस्य बन गया। बीते दिनों नेपाल ने नई दिल्ली में आईएसए को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया। बता दें कि अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया था। वर्ष 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की संकल्पना की गई थी। यह संगठन एक कार्य उन्मुख, सदस्य संचालित और सहयोगात्मक मंच है जो अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। साल 2020 में इसकी रूपरेखा समझौते में संशोधन किया गया और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को आईएसए में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किया गया। गौरतलब है कि आईएसए अपनी टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना द्वारा 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैलाथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब को प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया है। इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना का प्रबंधन केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य गैलाथिया खाड़ी को एक महत्वपूर्ण और बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। ऐसे में प्रस्तावित सुविधाओं को 4 चरणों में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चरण 1 को वर्ष 2028 में चालू करने का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि भारत में वर्तमान में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। वहीं 200 अन्य गैर प्रमुख बंदरगाह राज्यों द्वारा शासित किए जाते हैं। इनमें से लगभग 65 कार्गो को संभालते हैं, जबकि अन्य का उपयोग मछली पकड़ने वाले जहाजों और यात्रियों को ले जाने के लिए छोटी नौकाओं द्वारा किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि गैलाथिया खाड़ी भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह भारत में महत्वपूर्ण समुद्री कछुआ आवासों में एक है। हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के महत्व को प्रकाशित किया है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रकृति आधारित समाधान को विकसित करना है। बता दें कि टील कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में जमा होता है। यह कार्बन वनस्पतियों, सूक्ष्मजीवों और पानी में मौजूद छोटे कार्बनिक कणों में मौजूद होता है। यह आर्द्र भूमियां ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि ये आर्द्र भूमियां प्रदूषण, भूमि उपयोग में परिवर्तन और जल निकासी तथा भूक्षरण के चलते खतरे में हो सकती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्र भूमि और पक्षी अभयारण्य है।
इसे वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने नागालैंड में कर्कुमा वंश की एक नई प्रजाति की खोज की है। शोधकर्ताओं ने इस नई प्रजाति को कर्कुमा उंगमेंसिस का नाम दिया है। इसकी खोज केरल के कोझिकोड स्थित मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज तथा नागालैंड के फजल अली कॉलेज द्वारा की गई। बता दें कि कर्कुमा उंगमेंसिस को हल्दी परिवार का सदस्य माना जा रहा है। यह अदरक फैमिली जिंजीबेरेसी से संबंधित है। यह प्रजाति वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से एक प्रकंदीय जड़ी बूटी है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 65 से 90 सेंटीमीटर की होती है। इसमें खास प्रकार के पीले रंग के फूल खिलते हैं जो अगस्त से अक्टूबर माह तक के मौसम में देखने को मिलते हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं में मानना है कि यह प्रजाति बगीचों के लिए एक आदर्श हो सकती है। इसे बगीचों में भूमि आवरण हेतु सजावटी पौधे के रूप में लगाया जा सकता है। यह प्रजाति दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन में सबसे आम है, जबकि इसकी कुछ प्रजातियां उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती हैं। वहीं यह भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जिंजीबेरेसी परिवार के 21 वंश और लगभग 200 अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। कर्कुमा इस पौधे परिवार की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। हाल ही में अरावली पर्वतीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटना सामने आई है। पहली बार इस क्षेत्र में IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर के रूप में वर्गीकृत लॉन्ग टर्टल या लंबा कछुआ देखा गया है, जो पर्यावरणविदों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं अगर इस लॉन्ग टर्टल की बात करें तो यह अरावली का मूल निवासी नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम इंडोटेस्टुडो एलोंगाटा है। इसका ऊपरी कवच पीले भूरे या जैतून के रंग का होता है और इसकी नाक पर एक गुलाबी छल्ला होता है जो प्रजनन के मौसम में दिखाई देता है। यह कछुआ मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है, लेकिन तेजी से हो रहे जंगलों के कटाव, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या में भारी कमी आई है। जानकारी के लिए बता दें कि IUCN दुनिया में मौजूद वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसके द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है, जो दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। इस सूची में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसका मुख्यालय यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL ने गोवा के मोलेम अभयारण्य और कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी को प्रभावित करने वाली 2 विवादास्पद परियोजनाओं की समीक्षा की। हालांकि बोर्ड ने अभी तक अपने निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया है। बता दें कि ये 2 विवादास्पद परियोजनाएं हैं गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड GIS से लकड़िया तक 765 kV DC ट्रांसमिशन लाइन बिछाने संबंधित परियोजना। पर्यावरणविदों का कहना है कि इन परियोजनाओं के निर्माण से पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर गंभीर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि kV DC ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य से 12.5907 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाना है। कच्छ रेगिस्तान के इस क्षेत्र में पक्षी प्रजातियों की उच्च विविधता और घनत्व पाया जाता है। यह क्षेत्र फ्लेमिंगो की 2 प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल भी प्रदान करता है। इसके अलावा गोवा तमनार परियोजना में भगवान महावीर मोलेम वन्यजीव अभयारण्य की 27.092 हेक्टेयर वन भूमि का प्रयोग किया जाएगा, जिससे वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं के प्राकृतिक निवास को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह अभयारण्य बाघ, गौर, सांभर हिरण, सुस्त भालू और जंगली सुअर आदि का निवास स्थान है। बता दें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। यह बोर्ड वन्य पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह निकाय वन्यजीव से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हाल ही में प्रकाशित नए डेटा के अनुसार पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण अमेजन जंगलों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी असुरक्षित है। बता दें कि गैर लाभकारी संस्था अमेजन कंजर्वेशन ने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। अमेजन कंजर्वेशन के विश्लेषण के अनुसार जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमेजन वर्षावन के लगभग 40% क्षेत्रों को, चाहे वे प्राकृतिक हों या स्वदेशी, विशेष सरकारी संरक्षण नहीं दिया गया है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम पेरू में तथा उत्तर पूर्व में ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम में स्थित हैं। गौरतलब है कि अमेजन कंजर्वेशन ने वर्षावन के विश्लेषण के लिए उपग्रह इमेजिंग के नए डेटा का उपयोग किया है। अमेजन वर्षावन विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के बेसिन में मौजूद है तथा कुल 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। बता दें कि उष्णकटिबंधीय वन वितान वन होते हैं जो सामान्यतः भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 0 से 28 डिग्री के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं।
उल्लेखनीय है कि जब वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती हैं, उसे वितान कहते हैं। इन वर्षावनों में साल भर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र का तापमान सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी दी, साथ ही अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय को भी स्वीकृति प्रदान की। बता दें कि मिशन मौसम को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान एवं सेवाओं को बढ़ावा देना है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल हो सकती है। यह मौसम की चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद कर सकती है। यह कार्यक्रम लंबे समय में समुदायों, क्षेत्रों और इकोसिस्टम की क्षमता एवं अनुकूलन को व्यापक बनाने में सहायता भी करेगा। वहीं मौसम के हिस्से के रूप में भारत के वायुमंडलीय विज्ञान में विस्तार होगा, जो विशेष रूप से मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान एवं विकास का तेजी से विस्तार करेगा। इसमें उच्च तकनीकी और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग का प्रयोग करके मौसम भविष्यवाणी के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, विद्युत, पर्यटन, पत्तन और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। यह शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन, अपतटीय संचालन एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में डेटा संचालित निर्णय लेने में भी वृद्धि करेगा। बीते 12 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए। यह योजना भारत के छोटे और किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बीते 12 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। इसमें पात्र होने के लिए किसान अपने कार्य वर्षों के दौरान किसान पेंशन निधि में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी अपना योगदान देती है। बता दें कि अभी तक इस योजना के अंतर्गत बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। बता दें कि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह का योगदान करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। तीसरा कथन है, संगठन का 101वां सदस्य नेपाल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प 2 केवल 2, विकल्प 3 सभी 3, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, टील कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है, इनमें ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तीसरा कथन है, यह एक प्रकाश अवशोषित कार्बनिक कार्बन है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प 2 केवल 2, विकल्प 3 सभी 3 या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कर्कुमा उंगमेंसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक प्रकार की प्रकंदीय जड़ी बूटी है। दूसरा कथन है, इस प्रजाति को हल्दी परिवार का सदस्य माना जाता है। तीसरा कथन है, यह अदरक फैमिली जिंजीबेरेसी से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प 2 केवल 2, विकल्प 3 सभी 3, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। अमेजन वर्षावन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वन दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी बेसिन में मौजूद है। दूसरा कथन है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तीसरा कथन है, इन वर्षावनों में साल भर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प 2 केवल 2, विकल्प 3 सभी 3 या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पीएम किसान मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। दूसरा कथन है, यह एक मासिक पेंशन योजना है। तीसरा कथन है, इसके तहत किसानों को 5000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प 2 केवल 2, विकल्प 3 सभी 3, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प 2 केवल 2। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन भूमध्य सागर में संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS तबर हेलीकॉप्टर और LRMR विमान P-81 ने भाग लिया, तो वहीं फ्रांसीसी नौसेना का प्रतिनिधित्व FS प्रोवेंस पनडुब्बी सुफ्रेन विमान, F-20 अटलांटिक 2 लड़ाकू विमान, MB-339 और NH-90 डॉल्फिन हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उन्नत नौसैनिक ऑपरेशनों का प्रदर्शन और साझेदारी को मजबूत करना था। यह संयुक्त अभ्यास आमतौर पर हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है। इसका मकसद दोनों देशों के नौसैनिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाना है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आई ड्रॉप प्रेसवू को मंजूरी दी है। यह आई ड्रॉप विशेष रूप से प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कारगर होगा, वहीं पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करेगा। गौरतलब है कि यह भारत में अपनी तरह का पहला आई ड्रॉप है जिसे 40 से 55 वर्ष की आयु के हल्के से मध्यम प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। बता दें कि प्रेसबायोपिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आंखें धीरे धीरे पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देती हैं। यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है। इस चरण के तहत 62,500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो लगभग 25,000 गांवों को सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करेंगी। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपए होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य असंबद्ध बस्तियों तक सभी मौसम में पहुंच प्रदान करना है। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ये पुरस्कार केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नर्सिंग कर्मियों को दिए गए। बता दें कि इस पुरस्कार की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। इसके तहत प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक पदक दिया जाता है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर फिर से काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ऊर्जा पहल है। इस पहल का लक्ष्य लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान के गिलगिनिश गैस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाएगा। यह मार्ग अफगानिस्तान में हेरात और कंधार तथा पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसे प्रमुख क्षेत्रों से होकर भारत में पंजाब के फजिल्का में समाप्त होगा। हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की दूसरी और अंतिम बैठक रूस के सोची में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सदस्य देशों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आजीवन शिक्षा के लिए रणनीतियां, व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार सेवाओं का आधुनिकीकरण पर बात की गई। साथ ही सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना तथा सामाजिक सहायता तंत्र पर भी बात की गई। वहीं बैठक के दौरान ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों के अलावा नए सदस्य देशों ने प्राथमिकता वाले मुद्दों पर भी सुझाव दिए, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काम की बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल के पुनः कौशल और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की आम सभा की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नवंबर वर्ष 2024 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी करेगा, जबकि सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर स्थापित हाट में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव नामक नई योजना को मंजूरी दी। गौरतलब है कि PM ई-ड्राइव का मतलब PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट है। बता दें कि PM ई-ड्राइव भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से अपनाने और फेम इंडिया 2 का स्थान लेगी। इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ क्रियान्वित करेगा।
इस योजना का मकसद इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस को बढ़ावा देना है। हालांकि निजी या साझा परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कारों को इस नई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।